कॉन्फिडेंस आएगा क्वालिटी के ऊपर कि हाँ ये हर तरीके से टेस्ट हुआ है। तुम अगर सिर्फ हैप्पी पाथ दिखाओगे और सब स्मूथली चल रहा है तो कहीं ना कुछ डाउट आएगा, अरे अच्छा कुछ सब स्मूथली चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा हम्म, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिस जो बग फ्री होगा। ये हम्म। एक ट्रूथ है लाइफ का। टाइम पे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वहाँ पे टीम साइज ना कम होता है थोड़ा सा, तो हो ज्यादातर यही मैंने देखा है कि 4:1 का रेशियो चलता है, 4 डेवलपर पे एक टेस्टर है। और प्रोडक्ट डेमो कॉल, या हम जिसे हम आज के टाइम पे जेंजी वर्ड एक नया आया, शो एंड टेल सेशन चलता है, जिसमें ये बोला जाता है टेस्टर को कि टेस्टर ही प्रेजेंट करेगा अपने टेस्ट केसेस और प्रोडक्ट डेमो। का उतना इफेक्टिवली तुम टेस्टिंग कर पाओगे और ये वाले चीजें कम होगी जो प्रोडक्शन में यूएटी में बग जाने का इशू। सो मे बी नेक्स्ट टाइम जब तुम नेक्स्ट साइकिल में जब तुम टेस्टिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप नहीं है और उनसे बोलना पड़ेगा कि सारे P1s है बट तुम्हारी रिलीज प्लान क्या है। रिलीज प्लान के अकॉर्डिंगली तुम उसे पिक करोगे कि उनका बोलना ऐसा हो सकता है कि ये वीक में हम इसे करेंगे, नेक्स्ट वीक में ये करेंगे, पर सारे से वन है बट डिलीवरी डेट्स अलग है। तो वहां पर एक चीज को सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन होता है, जो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि किस टिकट को प्रायोरिटाइज करना है। हम्म। तो उसके ऊपर ऐसा, मतलब आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो क्या रहता है, क्योंकि टीम नहीं है, टीम को नहीं पता कि क्या हसल चल रही है प्रोडक्ट में, पहले ब्रेक हो रहा है प्रोडक्ट की नहीं हो रहा, और ये रिलीज भी ऐसी है कि इसको करने से मान लो फेस्टिव सीजन पे कोई सेल है या कुछ है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में काम ही इस तरीके से चलता है बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है कि प्रायोरिटाइज किस तरीके से करना है टिकट्स को। स्ट्रेटेजी में तो हमें ये पता चल गया कि स्ट्रेटेजी में भी दो कैटेगरी आएगी, कि टिकट का साइज क्या है और टिकट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये दो पॉइंट के ऊपर हमने समझ गए कि यहाँ से हो सकता है। Hi Amruta, first of all, a very warm welcome to my channel, that is Ace for Testing. Hi, how are you? I'm good, thank you. How are you doing? I am also very fine and thanks for asking. And first of all, thank you so much for accepting the invitation कि बहुत लोग बात करते हैं कि मैं सर्विस बेस का पार्ट हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस का पार्ट हूँ, फिर बाद में बोलते हैं मैं टेस्टर तो हूँ लेकिन मैंने सर्विस में भी काम किया है, मैंने प्रोडक्ट में भी काम किया है, लेकिन अब मैं फ्यूचर सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही टेस्टिंग करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी हम्म। डिबेट चल रही है लिंक्डइन पर। बट कुछ बिगनर्स को ये नहीं पता कि प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस में काम किस तरीके से होता है, एक टेस्टिंग किस तरीके से होती है। सो इन दिस हम्म। पॉडकास्ट आज का हमारा एजेंडा यही बिल्कुल क्लियर है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग को करने की क्या अप्रोच होती है, किस तरीके से एक टिकट टेस्टर के पास आती है और किस तरीके से एक टेस्टर उस टिकट पर अपना साइन ऑफ देता है। सो ज्यादा इसके ऊपर डिटेल में जाने से पहले मैं चाहता हूँ मृता, आप अपना इंट्रोडक्शन और पूरी एक बार जर्नी हमारी ऑडियंस को बता दो कि आपने किस तरीके से अपने करियर की स्टार्ट की और अब आप क्या कर रहे हो। सो ओवर टू यू। हाँ। हेलो हेलो। मैं मुझे अराउंड 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग और मैंने स्टार्ट सर्विस बेस्ड कंपनी से ही किया था बट ग्रेजुअली आई मूव्ड मैं मूव हुई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में और मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज़्यादा है और अभी मैं करंटली एक ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी में काम कर रही हूँ जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और इन जनरल टेस्टिंग टेस्टिंग में घुसने का मेरा एक ही मोटिव था कि अ, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ और मुझे स्ट्रैटेजी बनाना, एनालिटिकल थिंक करना ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे जो भी स्किल्स है ये टेस्टिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए टेस्टिंग में मूव हुई। और हाँ, अपार्ट फ्रॉम वर्क मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का बहुत शौक है, जैसे कि फर्नीचर फ्लिपिंग या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते बहुत इंटरेस्टिंग अभी मुझे टेक्सचर पेंटिंग या क्रॉसफिट करना। अभी क्रॉसफिट के ओपन्स चल रहा है तो मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है इन जनरल। सो या। दैट्स परफेक्ट। सो अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड की बात कर रहे हैं और टेस्टर की बात कर रहे हैं, तो पहला वो क्वेश्चन ही सबसे पहले ना हर किसी बिगनर के माइंड में ज्यादातर यही आता है कि ना, जब हम कॉलेज से प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चे के मन में ना यही होता है, मेरा ना रोल क्या होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। उसको ना हम्म। इससे बहुत वो होता है कि कहीं वो मेरे फ्रेंड से ज्यादा अच्छी तो होनी चाहिए, ये कंपनी कोई भी चलेगी लेकिन मेरा रोल बहुत स्पेसिफाई होना चाहिए। लेकिन अगर हम हम्म। एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे जहां पर हसल बहुत होती है, तो उसमें टेस्टर का जो रोल होता है वो किस तरीके से डिफरेंशिएशन आपको लगता है।
हाँ, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो टेस्टिंग का अप्रोच है वो मेनली प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच होता है। तो ओके। प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच मतलब हम लोग जो भी टेस्टिंग करते हैं वो यूजर कॉन्टेक्स्ट को लेके सोच के हम टेस्टिंग करते हैं कि यूजर कैसा फील करेगा। यानी हम एक एंड यूजर है और उसकी उस तरीके से हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये एक मुझे डिफरेंस लगता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब हम काम करते हैं। और इन जनरल जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो मोस्टली इन्वॉल्व होती है कि तुम इंजीनियरिंग टीम के साथ काम कर रहे हो या प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ काम करोगे। और कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होती है ये वाली चीज़ों में। और इन जनरल हम लोग सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं, फ्रॉम प्रोजेक्ट किक ऑफ से लेके तुम जब डिज़ाइन डॉक्स बनते हैं उस पे। और उसके बाद हम एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम इसे कैसे टेस्ट करने वाले हैं। फिर स्ट्रेटजी के बाद जो होता है वो एग्जीक्यूशन होता है। वो एग्जीक्यूशन तुम कैसे करोगे, तुम वो डिसाइड करना है कि। और ये टाइम बेस्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम 2 मंथ लगा दो एक फीचर टेस्ट करने के लिए। तो एक टाइम बॉक्स टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो होता है वो पोस्ट प्रोडक्शन सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा है कि जब तुम प्रोडक्शन में डाल देते हो उसके बाद तुम्हें देखना पड़ता है कि यूजर फीडबैक क्या है। एग्जैक्टली। और कुछ इंसिडेंट आ रहा है तो तुम उसका रूट कॉज एनालिसिस, PIR प्रोसेस, ये सारे में तुम इन्वॉल्व रहो और अपने आप को अप टू डेट रखो। तो हम्म। मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है सर्विस बेस्ड में और इसमें सेम ही है। ओवरलैपिंग है, नॉट सेम बट एग्जैक्टली। ओवरलैपिंग है। बट इसमें थोड़ा ज्यादा ओनरशिप हमारे तरफ रहता है कि हम लोग एक सक्सेस ड्राइव कर सकते हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट बाहर गया, यू कैन, तुम रिजल्ट्स देख सकते हो कि क्या है तुम्हारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स। और मेनली जब मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करती थी बहुत पहले, मतलब 10 साल से भी पहले, तो हम हमारा एक ऑन साइट कोऑर्डिनेटर होता था जो ओके। हमें रिक्वायरमेंट्स देते थे और उस रिक्वायरमेंट्स के टेस्टिंग हम करते थे। तो वो ऑन साइट कोऑर्डिनेटर है जो प्रोडक्ट मैनेजर्स और बाकी टीम के साथ काम करके फिर हमें बताता था। सो ओके। बीच में फिल्टर आउट होने के बहुत चांसेस होते थे। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट बेस में नहीं है। तुम डायरेक्टली बात करते हो, डायरेक्टली कोलैबोरेट करते हो और पूरी टीम और तुम एक साथ सक्सेस की तरफ ड्राइव करते हो। दैट इज मेन डिफरेंस आई थिंक। ओके। अब इसी में ना एक चीज आपने बताया कि ना जैसे प्रोडक्ट साइड कंपनी की बात हो रही है तो प्रोडक्ट मैनेजर का तो आना लाजमी बात है, क्योंकि वो आएगा, वो टिकट्स बनाएगा, वो अपने कॉम्पिटेटिव एनालिसिस की वजह से बताता है कि ये वाले फीचर मेरे प्रोडक्ट में मिसिंग है, मुझे इसको इम्प्लीमेंट कराना है। लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर का काम इम्प्लीमेंटेशन तो होता ही होता है, बस उस इम्प्लीमेंटेशन का यूएटी भी उसे ही करना पड़ता है साइन ऑफ करने के बाद, टेस्टर के बाद। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरा भी प्रीवियस कंपनी में प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वहां पर क्या होता था कि जैसे हमसे कोई एक बग मिस हो गया, वो यूआई भी हो सकता है, कोई रीडायरेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर बग अगर प्रोडक्ट मैनेजर यूएट में पकड़ता है, यूएटी में, तो उस तरीके से किस तरीके से टेस्टर और उसके रिलेशन को हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है उसकी लाइव इन्वायरमेंट पे, बट स्टेजिंग तक वो चीज पकड़ी गई है। बट है तो वो एक्चुअल बग, यानी कि टेस्टर से मिस हुआ होगा। डेवलपर को ब्लेम कर नहीं सकते, वो यूनिट के बाद हाथ जोड़ देगा कि नहीं करना भाई, अब टेस्टर का काम है। लेकिन वो यूएट का जो फैक्टर आ जाता है, उसमें जो कुछ मिसमैच होता है, तो एज अ टेस्टर क्या अप्रोच होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करने की आपके अकॉर्डिंग? अच्छा, तो मुझे वो ये बात पॉइंट ऑफ करनी है कि अभी टीम ने ब्लेम गेम खेलना बंद करना चाहिए रादर देन ब्लेमिंग ईच अदर। अब वो आ गया है, उसको सॉल्व करने की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन ये तुम्हारे से मिस हुआ या मेरे से मिस हुआ। तो इन जनरल जब ऐसा होता है कि तुम टेस्टिंग फेज से चला गया और वो यूएटी फेज में है, और वो यूएटी फेज में जब वो पकड़ा जा रहा है, इट इज अ गुड थिंग कि वो प्री प्रोडक्शन पकड़ा गया रादर देन प्रोडक्शन में पकड़ा गया। तो उसका कॉस्ट वैसे भी कम है। जब वो प्रोडक्शन में जाता है तो कॉस्ट, फिक्सिंग कॉस्ट ज्यादा होता है। तो
उसे हैंडल करने का ये तरीका है कि तुम्हारे इसमें क्या मिसिंग था कि जो फिल्टर आउट होके वो वहां गया। सो फाइंड आउट, तुम दोनों एक जगह मीटिंग में या कोलैबोरेट करके जिस भी वे से हो, उस वे से फाइंड आउट करना चाहिए कि तुम्हारे रिग्रेशन पैक में कुछ मिसिंग है, या तुम्हारे टेस्ट केस कवरेज से मिसिंग है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग या रिक्वायरमेंट गैप है। वो ओके। गैप फाइंड आउट करना है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन फिगर आउट करना है कि ये नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। और अगर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में गैप हो तो मेक श्योर, मे यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं कि यूएटी को प्रोडक्ट नॉलेज ज्यादा होता है रादर देन एग्जैक्टली। जो प्री प्रोडक्शन की टेस्टिंग करता है। तो वो नॉलेज गैप क्यों है, वो फिगर आउट करो। और ऐसा क्या रिक्वायरमेंट, ऐसा क्या डिटेल्स उनके पास है जो हमारे पास नहीं है। जितना तुम्हें डीपली नॉलेज होगा प्रोडक्ट डोमेन का, उतना इफेक्टिवली तुम टेस्टिंग कर पाओगे, और ये वाले चीजें कम होगी जो प्रोडक्शन में यूएटी में बग जाने का इशू। सो मे बी नेक्स्ट टाइम जब तुम, नेक्स्ट साइकिल में जब तुम टेस्टिंग कर रहे हो, तो मेक श्योर कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप नहीं है। हम्म। तुम जितना हो सके उतना कोलैबोरेट करके रिक्वायरमेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो। तुम इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हो कि अच्छा मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो और अदर चीजें क्या अफेक्ट हो रही है, बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम इसे मिटिगेट कर सकते हो ये सिचुएशन को। ओके। एंड अमृता, आपने ना अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज कहा कि आपको क्यूरियस तो हो लेकिन स्ट्रेटेजाइज करना बहुत अच्छा लगता है आपको चीजों को। तो मैं वहीं से निकालूंगा, और स्ट्रेटेजी का मतलब अगर हम अपने जो बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट जब हम 10th और 11th में, जब हम सीबीएसई बोर्ड में इंडियन एग्जाम के अकॉर्डिंग जो हमारा चलता है, उसमें ना एक बिजनेस में एक चीज होती है कि प्लानिंग हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है और स्ट्रेटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो हम्म। एज अ टेस्टर प्रोडक्ट में हसल बहुत है कि मतलब यहाँ से भी टिकट आ रही है, वहां से भी आ रही है, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर भी टिकट दे रहा है, जूनियर प्रोडक्ट मैनेजर भी आ गया है, वो भी अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए पीछे पड़ गया है डेवलपर्स के कि भैया ये करना है, टिकट सब कुछ है। अब टेस्टर पे बहुत प्रेशर आता है इस पॉइंट इन टाइम पे कि एक टिकट जो है, कुछ टिकट्स ऐसी होंगी जो इंडिपेंडेंट होंगी, कुछ टिकट्स ऐसी होंगी जो डिपेंडेंट होंगी। तो उस पर्टिकुलर हम्म। केस में आप कह सकते हो कि बग निकालने में टाइम लगेगा लेकिन निकलेगा जरूर, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि डेवलपर भी हसल करेगा ना वहां पे कि मैं किसको मैनेज करूँ, फिर हमारे पास टिकट वो आ रही है। तो उस पर्टिकुलर चीज में क्या अप्रोच ठीक रहती है एक टेस्टर की कि एक टाइम पे एक टिकट को पिक करने के बाद फिर उसको करे कि मल्टीपल मॉड्यूल्स वाली टिकट को इकट्ठा पिक करे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस इसके ऊपर कहते हैं? हम्म। ये मेरी करंट कंपनी में तो नहीं होता, बट इन जनरल मैंने ये फेस किया जब मैं फाइनेंशियल कंपनीज में काम करती थी कि मल्टीपल टीम्स एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत डिपेंडेंसी है। हम्म। तो हम लोग यूजुअली, हम उसे लेट तक रख नहीं सकते। एग्जैक्टली। मतलब अगर तुम लेट तक रखोगे तो वो लेट में फिगर आउट होगा हम्म। बग। तो हमारा मोटिव ये रहता है कि एज अ टेस्टर जब जैसे ही हो वैसे तुम उसका टेस्टिंग करके एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स देखो, और फिर इंटीग्रेशन के टाइम पे फिर एक बार चेक करो। ठीक है। तो मेरा तो सजेशन और मैं मेरा तो अप्रोच अभी तक यही रहा है कि इवन दो वो डिपेंडेंसी है, देयर इज ऑलवेज अ वे टू टेस्ट इट। अगर कुछ फंक्शनैलिटी मिसिंग है तो उसे um, जुगाड़ करके आई मीन यू कैन जस्ट डू इट राइट फ्रॉम बैक एंड और फ्रंट एंड में कुछ ना कुछ फिलर्स या डमी थिंग्स करके यू कैन स्टिल टेस्ट इट इंडिपेंडेंटली। सो आई वुड, मेरा वही अप्रोच मेनली रहता है कि जैसे ही टिकट आए यू जस्ट पहले वो टेस्ट करो सिंगल हैंडेडली, और फिर जैसे ही दूसरे टीम का टिकट हो जाए, सो एंड टू एंड टेस्ट करो। और फिर उसके बाद सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम एंड टू एंड टेस्ट करें, दी अदर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी टेस्ट करे। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग दो लोग टेस्टिंग इंडिपेंडेंटली, आई यूजुअली एक कोलैबोरेटिव टेस्टिंग अप्रोच लेते हैं हम लोग, जैसे हैंड्स ऑन टेस्टिंग इन अ जूम कॉल, और हम्म। ऑफलाइन टेस्टिंग। तो जिसमें हम अलोकेटेड टाइम रखेंगे कि इतने टेस्टिंग में इतना करना है, वो फ्लोज करना है। तो मेरे टीम का मुझे पता रहेगा क्या है, उनके टीम का उनको पता रहेगा, सो वो मिक्स करके हम पूरा एंड टू एंड टेस्ट कर सकते हैं। सो अब सजेशन इज अर्ली टेस्ट करो, अर्ली बग फाइंड आउट करो। ओके।
अब इसी में जैसे हमने स्ट्रेटेजी से थोड़ा सा बाहर आते हैं कि स्ट्रेटेजी में तो हमें ये पता चल गया कि स्ट्रेटेजी में भी दो कैटेगरी आएगी, कि टिकट का साइज क्या है और टिकट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये दो पॉइंट के ऊपर हमने समझ गए कि यहाँ से हो सकता है। अब इसी में थोड़ा डीप डाउन जाऊंगा कि होता क्या है कि ना बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो आज के टाइम पे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वहाँ पे टीम साइज ना कम होता है थोड़ा सा। तो ज्यादातर यही मैंने देखा है कि 4:1 का रेशियो चलता है, 4 डेवलपर पे एक टेस्टर है। और प्रोडक्ट डेमो कॉल, या हम जिसे हम आज के टाइम पे जेंजी वर्ड एक नया आया, शो एंड टेल सेशन चलता है, जिसमें ये बोला जाता है टेस्टर को कि टेस्टर ही प्रेजेंट करेगा अपने टेस्ट केसेस और प्रोडक्ट डेमो, जो कि एक अचीवमेंट है एज अ टेस्टर प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब आप कभी अपना कंपनी में या अपनी प्रीवियस कंपनी में जब आपने कभी अपनी चीजों को प्रेजेंट किया होगा प्रोडक्ट लेवल पे, माइंडसेट तो ये होगा कि मेरा प्रोडक्ट है, मुझे इसको बहुत बेहतरीन तरीके से शोकेस करना है। बट कोई चैलेंज आता है उस पर्टिकुलर चीज में शो करने में कि क्या हो सकता है, और अगर वो आता है तो उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आगे टेस्टिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें बहुत लोग हम्म। प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सही हम्म। डायरेक्शन में भागने के लिए ये वाली चीज एक बहुत बड़ा आपके पास एक गुड क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर आपका परसेप्शन जानना चाहता हूँ। हाँ, सो ये जो शो एंड टेल है, ऑफ कोर्स प्रीवियस कंपनीज में भी होता था, उसे हम लोग साइन ऑफ डेमो बोलते थे, अलग टर्म। सो उसमें यूजुअली मेरा हमेशा से ये अप्रोच रहा है कि जितना तुम अपने प्रोडक्ट के लिए ट्रांसपेरेंट रहोगे, मतलब शो बेस्ट एंड वर्स्ट एंड वर्क अराउंड फॉर देम, हम्म। कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसका वर्क अराउंड जरूर दिखाना। जितना तुम ट्रांसपेरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ रहोगे, उतना उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा क्वालिटी के ऊपर कि हाँ ये हर तरीके से टेस्ट हुआ है। तुम अगर सिर्फ हैप्पी पाथ दिखाओगे और सब स्मूथली चल रहा है, तो कहीं ना कुछ डाउट आएगा, अरे अच्छा, कुछ सब स्मूथली चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हम्म। कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिस जो बग फ्री होगा। ये हम्म। एक ट्रूथ है लाइफ का। सो हाँ। अगर तुम्हें किक ऑफ डेमो में या शो एंड टेल में कुछ अच्छे से दिखाना है, या जो भी मेन चैलेंज होता है वो ये है कि तुम कितना ट्रांसपेरेंट रहते हो अपने स्टेक होल्डर के साथ, तुम अपने टीम के साथ। सो ऑलवेज शो पॉजिटिव सिनेरियोज, हैप्पी पाथ्स, जो वर्क कर रहा है। और जो वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है वो फ्यूचर रिलीज में वर्क करने वाला है, पर जो फ्यूचर रिलीज में वर्क करने वाला है, उसका इम्पैक्ट अभी जो रिलीज हो रहा है उसमें कितना है। हम्म। क्या तुम्हारे पास वर्क अराउंड है या नहीं? अगर तुम बिना वर्क अराउंड से प्रोडक्ट भेज रहे हो, तो हम्म। कितने परसेंट ऑफ यूजर्स इम्पैक्ट होने वाले हैं? ओके। क्या वो सस्टेनेबल है? अगर नहीं है तो क्या तुम्हें जो चीज तुमने बनाई है अभी डालने की जरूरत है, या वो एक हफ्ता और रुक सकता है, काइंड ऑफ। तो ये सारी चीजें मेनली डेमो में इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये सारे डिस्कशन जो वर्थ डिस्कशंस है, वैल्यूएबल डिस्कशंस है फ्रॉम स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव, कि यूजर्स कितने हैप्पी रहेंगे जो हम लोग भेज रहे हैं उसके तरफ। ओके। अब अमृता, इसमें ना आज के टाइम पे ना मैंने प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली मैं गेमिंग इंडस्ट्री की ज्यादा बात करूंगा, कि जैसे इंडियन इकोसिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए एक छोटा सा स्टार्टअप है, तो वो क्या करता है कि उसने गेम बना ली कोई सी भी बच्चों को सिखाने के लिए, ABCD के ए का मतलब क्या होता है, बच्चा टैप करेगा, तो एक उसने ना गेमिंग का वो बना लिया, प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हाईली फंडेड कंपनी है। तो उसने उसने हम्म। क्या किया कि उसने बीटा रिलीजेस निकालने को स्टार्ट करता है, तो पेरेंट्स को दिखाने के लिए, जैसे हम शार्क टैंक इंडिया वगैरह में जब देखते हैं सीजन्स में, तो एक ही बीटा लॉन्च होता है, तो पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि ये बच्चा अगर आपका करेगा तो ये चीज होगी, एक बीटा है उनके लिए, वो एक बीटा वर्जन है, बट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन वो एक बीटा टेस्टिंग की एक टेक्निक है। तो उस पर्टिकुलर चीज में एक टेस्टर ने तो चीजें टेस्ट कर दी हैं, एक पेरेंट्स के थ्रू ये फीडबैक आई है कि ना ये कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा हल्का कर दो, बट ये चीज हम्म। एक टेस्टर को अगर वो पेरेंटियल सिचुएशन में है तो उसे देखना चाहिए था ये चीज। मतलब मैं हम्म। नॉर्मल भाषा में बात करूं क्योंकि यहाँ टेस्टिंग में सेंटिमेंट्स की बात हो रही है, तो हाँ। यहाँ पर वो जो फीडबैक है, टेस्टर उस पर किस तरीके से वर्क कर सकता है। हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम एक नॉर्मल एक गेमिंग प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम्म। आपका क्या व्यू है? तो यूजर फीडबैक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हो सकता है कि जो टेस्टिंग माइंडसेट, जिस जिस माइंडसेट से वो काम कर रहा है, वो यूजर का सिचुएशन ना हो, या हम्म। वो यूजर का माइंडसेट ना हो जब वो टेस्ट कर रहा हो, या सिचुएशन अलग हो, या कुछ और फ्लो से वो वहां तक पहुंचा। हम्म। सो
यूजर फीडबैक मेनली इस टाइम पे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव टू मोटिवेट योरसेल्फ कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया। देयर वुड बी नेगेटिव और देयर वुड बी इम्प्रूवमेंट्स, रादर देन सेइंग नेगेटिव इम्प्रूवमेंट्स जरूर आएंगे यूजर फीडबैक्स में। तो उससे देखने के लिए, और हमेशा एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या जो भी है, डेटा एनालिस्ट जो होते हैं उनसे कोलैबोरेट करना बहुत जरूरी है। डेटा एनालिस्ट से डेटा लो, देखो, और उस हिसाब से तुम अपने टेस्ट केसेस कैसे ऐड कर सकते हो या कवरेज कितना बढ़ा सकते हो, या वो फीडबैक तुम्हारी टीम और प्रोडक्ट मैनेजर किस तरीके से ले रहे हैं, क्या उससे तुम्हारे नेक्स्ट रिलीज में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। ये सारा चीज जो है वो यूजर फीडबैक पे डिपेंड करता है। वो ओके। लिटरली एक आईना है दिखाने के लिए कि तुमने जो डिप्लॉय किया है वो कैसा है। तो सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। और वो टेस्टिंग के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट के बाद, कि क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाला है तुम्हें अप टू डेट रहना है कि अच्छा यही तरीके से भी तुम्हें सोचना पड़ेगा जो तुमने मिस किया है। तो जो मिसिंग एरिया था, वो जो डार्क एरिया था, वो फीडबैक के कारण वो ओपन हो गया है। तो अभी हाँ। तुम्हारे पास लिटरली स्पेक्ट्रम ऑफ व्यूज है जिसमें तुम टेस्ट कर सकते हो। ओके। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट इन जनरल। अब यूजर फीडबैक में ना आपने दो चीजें बताई हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब ना एक फेसबुक पे आज से एक साल पहले ना बहुत मीम्स बहुत ट्रेंड हुआ था कि एक टेस्टर प्रोडक्ट को देख के कहता है कि इट इज वर्किंग फाइन, अब तो इशू 101% है। इफ इट इज नॉट वर्किंग फाइन, वो फिर भी हैप्पी है। अब मैं यहीं से मैं लिंक्डइन में आज के टाइम पे ना बहुत देखता हूँ, प्रोडक्ट की तारीफ के लिए तो बहुत मतलब करते हैं कि वंडरफुल प्रोडक्ट, मतलब मजा आ गया, अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम यूजर जो मतलब जिनको क्यूरियस होता है किसी भी चीज को करने में। बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे लॉजिस्टिक्स वाली जैसे कंपनीज हो गई, या जिनमें चैटबॉट का यूज ज्यादातर होता है, तो वहां पर क्या होता है कि वो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं कभी कभी। कि मतलब किसी पर्सन ने ये चीज को कर दिया और लॉगिन बटन पे क्लिक करने पे वो ब्रेक हो रहा है, वहां पे वैलिडेशन रूल सही से नहीं सेट हुए थे, 10 की जगह 11 डिजिट पे लॉगिन बटन पे हो रहा है। तो ये वाली चीज तो ये हो सकती है कि 10 पे रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया और लॉगिन को इनेबल क्यों नहीं किया। बहुत परफेक्ट यूज केस। लेकिन बहुत सारे फ्रीलांसर टेस्टर जिसे हम बोलते हैं, वो इन सब चीजों को टारगेट करते हैं। तो ये जो नेगेटिव फीडबैक है इस पर्टिकुलर चीज को, जो उसका करंट टेस्टर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो इसे किस वे में पॉजिटिवली ले सकता है। क्योंकि एक ने तो ब्रेक कर रहा है सिस्टम को वो बैठ के, और एक ने बहुत हैप्पी बात में बताया, और ये एक रियल सिनेरियो है। जो मुझे लगता है कि इसमें आपका एज अ प्रोडक्ट टेस्टर के अकॉर्डिंग क्या व्यू होना चाहिए। तो ये वाले फीडबैक को हम एक इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या ये एज पर डिजाइन है। क्या हमारा प्रोडक्ट टीम बोल रहा है कि हमें 10 से ज्यादा यूजर्स लेने हैं। अगर 10 से ज्यादा यूजर्स लेने थे और तुमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं की और वो ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब ये एज पर डिजाइन है, बट हम्म। उसके इस पे ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स तुम्हारे इससे परफॉर्मेंस मिसिंग है। हम्म। बट अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बोल रहा है विच इज बहुत ही बेसिक यूज के जो तुमने टेस्ट करना भूल गया, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बोल रहा है कि एज पर डिजाइन मुझे सिर्फ 5 ही लोगों को लेना है हम्म। तो तुम 10 ले रहे हो, तो तुम्हारा ये बग प्रोडक्शन मिसमैच हो गया मतलब प्रोडक्शन में मिस हो गया। सो एग्जैक्टली। इसे पॉजिटिव में लेने के लिए तुम्हें प्रोडक्ट टीम से कोलैबोरेट करने की जरूरत है, और ये जानना जरूरी है कि ये एज पर डिजाइन है या नहीं है। अगर ये एज पर डिजाइन है तो उसे किस वे से कन्वे करना है, ये किसी और टीम का काम है। हम्म। और और अगर ये प्रोडक्ट वाइज नहीं है तो हम्म। क्यों नहीं है और तुम्हें इस पे क्या सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, ये टेस्टिंग का काम है। ओके। तो इसमें मोटिवेशन की जरूरत से ज्यादा तुम्हें कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि डिजाइन से है या नहीं। वो अपना बाइबल होता है टेस्टिंग का कि यू जस्ट हैव टू नो कि हम्म। ये रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, काइंड ओके। ऑफ। अब इसमें ना एक और चीज यहाँ से होती है कि ना, मुझे पता चल गया कि मान लो कि कोई भी पर्सन ने नेगेटिव रिव्यू दिया है,
पॉइंट टू बी नोटेड वाला एक वो जो होता है ना, लोअर कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, की ये वाला चीज हो गया, तो टेस्टर ध्यान रखेगा, रिक्वायरमेंट वाले पर्सन से बात करेगा कि क्या करके कॉलअप करके सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, लेकिन आपका प्रोडक्ट बोल रहा है क्योंकि मार्केट में यूजर बहुत है, तो आपको टेंशन की बात नहीं है, एक टेस्टर यहाँ से बच गया। लेकिन जब प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल टीम्स एक ही चीज पे, एक ही मॉड्यूल पे काम करती हैं, तो वहां पर एक चीज को सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन होता है, जो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि किस टिकट को प्रायोरिटाइज करना है। हम्म तो उसके ऊपर ऐसा मतलब आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो क्या रहता है, क्योंकि टीम नहीं है, टीम को नहीं पता कि क्या हसल चल रही है प्रोडक्ट में, पहले ब्रेक हो रहा है प्रोडक्ट की नहीं हो रहा, और ये रिलीज भी ऐसी है कि इसको करने से मान लो फेस्टिव सीजन पे कोई सेल है या कुछ है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में काम ही इस तरीके से चलता है बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है कि प्रायोरिटाइज किस तरीके से करना है टिकट्स को टेस्टिंग में अपने बकेट में लेने के लिए? तो मेनली अजाइल में जब तुम फॉलो करते हो अजाइल, तो उसमें रिफाइनमेंट या तुम ये जो प्रोसेस होते हैं सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पता चलता है कि इंजीनियरिंग के अलाइनमेंट और प्रोडक्ट के अलाइनमेंट सेम है या नहीं। Exactly. इंजीनियरिंग टीम स्टैंड अलोन नहीं चल सकती और प्रोडक्ट टीम स्टैंड अलोन नहीं चल सकती। सो हम्म। वो ब्रिज जो है वो हम है, हम दोनों दोनों को अलाइन करने के लिए है कि हाँ, ये प्रोडक्ट की है अलाइन प्रायोरिटी और यही इंजीनियरिंग की भी प्रायोरिटी है। हम्म। तो जब हमें इंजीनियरिंग की प्रायोरिटी पता चलती है, तो एज अ क्यूए हम इंजीनियरिंग के बकेट में आते हैं। हम्म। तो उसके हिसाब से अगर कुछ सेव वन है, तो वो सेव वन प्रोडक्ट के लिए भी है या सेव जीरो प्रोडक्ट के लिए भी है, और इंजीनियरिंग के लिए भी है। ओके। तो हमें वो सेव वन में भी 15 सेव वन हो सकता है, और हम्म। टेस्टर का रेशो बहुत कम होता है। तो तुम उसमें कैसे प्रायोरिटाइज करोगे, वो हमारा ज्यादा अप्रोच देखना पड़ेगा। तो ओके। जब तुम्हारे पास 15 सेव वन है और सारे प्रायोरिटी में है फ्रॉम डिफरेंट फ्रंट एंडर्स और डेवलपर्स और ये, तो तुम उसे कैसे प्रायोरिटाइज करोगे, वो उसके लिए तुम्हें ये जानना जरूरी है कि क्या इन टिकट्स में हम्म। ओवरलैपिंग कुछ केसेस मिलेंगे क्या, कुछ ओके। डिपेंडेंसीज है क्या। तो अगर डिपेंडेंसी, तो उसे एक कैटेगरी में डाल दो, अगर सिंगल हैंडेड ले ले उसके एक कैटेगरी में डाल दो। कोई क्विक विंस है क्या जिसको ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे एक बकेट में डाल दो। तो ओके। ये जब तुम कैटेगराइजेशन करोगे, तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया आएगा कि अच्छा, हम्म। मेरे बकेट्स क्लियर है, अब ये सारे सेव वन है। अब मुझे पता है कि मेरे को अब इन सबको टाइम बॉक्स करने के लिए तुम्हें प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा कि कौन सा मैं पहले पिकअप करूँ, मेरे पास तो इतने टिकट्स है। तो उसके लिए फिर से तुम्हें प्रोडक्ट की टीम के पास जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि सारे P1s है, बट तुम्हारी रिलीज प्लान क्या है। हम्म। रिलीज प्लान के अकॉर्डिंगली तुम उसे पिक करोगे। कि उनका बोलना ऐसा हो सकता है कि ये वीक में हम इसे करेंगे, नेक्स्ट वीक में ये करेंगे, पर सारे सेव वन है, बट डिलीवरी डेट्स अलग है। तो ओके। उसके अकॉर्डिंगली तुम कर सकते हो, और कौन सा ज्यादा रिस्की है, कौन सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हम्म। किससे ज्यादा टेस्टिंग लगने वाली है, ये सब भी देखना। मतलब देर आर सो मेनी फैक्टर्स, अगर मैं बोलते रहोगी तो बहुत लंबा चलेगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें करना पड़ेगा, और उस टिकट्स को, उस बकेट को पहले उठाओ ओके। जिसमें कम क्विक विंस है, तो जल्दी करके आज के आज हो जाएगा। फिर बाकी कुछ कुछ प्रायोरिटाइज करके, प्रोडक्ट टीम से बात करके, रिस्क एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हो। ओके। अभी आपने बताया ना कि रिलीज प्लान ना बहुत मैटर करता है, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर्स के पास तो पूरा 3 महीने का रहता है कि स्टोरी बोर्ड बननी है, ये स्प्रिंट उनके अकॉर्डिंग चलनी है, उसके अकॉर्डिंग टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। बट कभी कभी कोई टिकट ऐसी होती है कि जिसके अंदर मान लो कि मुझे मास डेटा के ऊपर टेस्टिंग करनी है, जिसमें हर यूजर का मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन से चीजें आ रही हैं, हर यूजर का माइंडसेट अलग है, आईडीज अलग हैं, फ्लेवर अलग है, हर चीज बहुत सारा एक डेटा मेरे पास आ गया, डेटा एनालिटिक्स टीम से कह लो या कहीं से भी आ गया मेरी ऑर्ग में। अब यहाँ पर क्या होता है कि ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि टेस्टर, अब टेस्टर का प्रोडक्ट नॉलेज है सबसे अच्छी, पूरी टीम में उसी को अच्छी नॉलेज है, एंड टू एंड वो कर रहा है। अब उसको एक ऐसी टिकट फंस गई है जिसमें डेवलपर के साथ वो बैठा तो हुआ है कि मान लीजिए मैं डेवलपर हूँ और आप टेस्टर हो। अब आप तो मुझे बग्स पे बग्स दिए जा रहे हो, मैं सॉल्व भी कर हम्म रहा हूँ, बट मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो फिर नहीं आ रहे,
फिर मैंने आपने रीटेस्टिंग करी, फिर नया आ गया। तो मतलब ये चेन चलती रह रही है। इससे एक तो क्लियर हो गया कि कोड में गड़बड़ है कुछ, या कुछ हम्म के सिनेरियो कवर नहीं हुए हैं, नहीं तो पॉजिटिव फ्लो में ही गड़बड़ है, हैप्पी पाथ में ही गड़बड़ है। तो उस पर्टिकुलर चीज में हमारे पास डेडलाइन भी वेरी वेरी नियर बाय है, और प्रोडक्ट मैनेजर कह रहा है कि अमृता लेट क्यों हो रहा है, इतना इतना ही बग्स निकल रहा है। क्योंकि वो डेवलपर से नहीं पूछेगा, वो पहले टेस्टर से पूछेगा कितने बग्स बचे हैं, और रिलीज उसके लिए बहुत प्रायोरिटी होती है अपने टीम से ज्यादा। तो वो पर्टिकुलर चीज को किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हसल है आज के टाइम पे प्रोडक्ट बेस में। सबको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, सबको फेस्टिव सीजन के ऑफर डालना है। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। हाँ, तो ये ये तो है कि अपने पास टाइट शेड्यूल रहता है, और टेस्टर्स के पास वो एक फ्लैग रहता है कि इतने बग्स है, या जो हम्म। भी है रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे, या कुछ कुछ कारणवश लेट हो रहा है टेस्टिंग में। तो मतलब जैसे मैंने पहले कहा, जितना तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना बहुत अच्छा है। तो जितना जल्दी तुम ये रिस्क असेस करके बता सकते हो कि नहीं होने वाला, या तो यू नीड हेल्प, आई मीन डोंट हेजिटेट टू आस्क हेल्प। अगर तुम्हें सही में लग रहा है कि ये नहीं होने वाला जो टाइम पीरियड पे, तो तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें सपोज 2 दिन में देना है, और तुम डे 1 में हो, हम्म। इंजीनियरिंग मैनेजर से बात करो या इससे बात करो और देखो कि मेरे इतने बग्स हैं और ये रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है ड्यू टू दिस दिस दैट दैट, जो भी रीजन है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ऐसा है कि इतने बचे हैं, इतना टेस्टिंग करना है, और मुझे हेल्प चाहिए। तो इस केस में ऐसा होता है, क्योंकि हम एक अजाइल टीम है। हम्म। कोई भी डेवलपर, कोई भी टेस्टर, या कोई भी, हम लोग गेट कीपर नहीं है। सारी टीम क्वालिटी का इम्पोर्टेंस देना चाहिए सारी टीम। सो उस केस में देखो कि टीम के अंदर कोई हेल्प कर सकता है क्या, और कैसे तुम सारे मिल के टेस्टिंग करो ताकि वो जल्दी फिनिश हो। तो ओके। ये एक तरीका बहुत अच्छा है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट टेस्टर, एक टेस्टर ने 50 टेस्ट केसेस 2 दिन में करने से अच्छा पूरे टीम ने पूरे टेस्ट केसेस एक दिन में फिनिश किए, और तुम्हारे पास एक दिन बफर में भी है। हम्म। और ये वाला जो सोल्यूशन है वो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है। अगर तुम डेवलपर्स के पास बैंडविड्थ नहीं है तो आस्क फॉर इंटरनल क्यूएस टू हेल्प यू आउट। ओके। सो या मतलब वो ही एक सिनेरियो है, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो बी ट्रांसपेरेंट और आस्क फॉर हेल्प। ओके। अब मतलब थोड़ा सा पॉडकास्ट में ना एक ऐसे क्वेश्चंस को मैं लाने वाला हूँ जिसमें ना होता क्या है, जो पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन है, होता क्या है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी ना ग्रो करती है। मतलब सर्विस बेस का तो बाद में रिजल्ट पता चलता है कि इतने एम्प्लॉयज उसके पास काम करते हैं, इतना जीडीपी आ गया। लेकिन प्रोडक्ट में ना जीडीपी वगैरह इन सब चीजों को लेके कोई बात नहीं करता। प्रोडक्ट में बात होती है, स्पेशली अगर मैं इंडिया में बात करूँ, यूनिकॉर्न बन गया, ये हो गया, इतनी फंडिंग उठा ली। अब वो प्रोडक्ट लेवल की बात हो रही है। बट टेस्टर की जो क्वालिटी है, वो क्या उस यूनिकॉर्न लेवल की बात हो रही है कि नहीं हो रही, कि मतलब मेरा प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है, क्या मेरा टेस्टिंग का स्टैंडर्ड या बेंचमार्क ग्रो हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग की नहीं। इसके ऊपर मैं व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मान लीजिए कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होती थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, लेकिन अब प्रोडक्ट मैनेजर भी अच्छा खासा आया है, बीए भी आ गया है, और अच्छा खासा इंजीनियरिंग मैनेजर भी है, फांग मांग कंपनी कोई सा भी है। तो उसे तो पता है सेट ऑफ अप्रोच और डॉट्स को कैसे कनेक्ट करके प्रोडक्ट को रिलीज करना है। लेकिन एज अ टेस्टर हमारे पास वो एक एडवांटेज कभी रही ही नहीं है। तो वो हम हम्म किस तरीके से उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट करना होता है, कि हाँ भाई टेस्टर की टीम भी है जो आपको एक इंश्योर कर रही है एक बढ़िया डिलीवरी की। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। तो फर्स्ट वो जो टेस्ट यूनिकॉर्न वाला आपने हाँ। पॉइंट बोला, उसमें मैं बोलती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी भी अच्छी है या नहीं। उस हाँ। केस में यूजर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताएगा कि तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। एग्जैक्टली। तो इसलिए यूजर फीडबैक जानना भी बहुत जरूरी है। हम्म। और नेक्स्ट पॉइंट आपने बोला कि हम वो यूनिकॉर्न लेवल में है या क्वालिटी कैसी चल रही है वो हमें कैसे पता चलेगा, हाँ। और हम लोग कैसे डॉट्स को ये करेंगे। उस केस में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। कि क्या तुम जिस टीम के साथ काम कर रहे हो या जिसके ऊपर तुम्हारी डिपेंडेंसीज है, हम्म। तुम खुद नेविगेट कर पा रहे हो या नहीं। ओके। तो उस केस में हमें अपने टीम के अलावा
यूजुअली हमारे पास एक दिन होता था स्क्रम टीम के बाद, हम उसे लैब डे बोलते थे, जिसमें हम सिर्फ नेटवर्किंग करते थे कि बाकी टीम क्या कर रही है, उनके शो एंड टेल में जाओ और देखो कि उन्होंने क्या किया और वो उन्हें हमारे इसमें बुलाओ। तो ये क्रॉस टीम जो नॉलेज शेयरिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ओवरऑल पूरे कंपनी में क्वालिटी का कैसा कल्चर है, ओवरऑल तुम खुद अपने आप को नेविगेट कर पा रहे हो या नहीं, और लास्ट यूजर डेटा तो है ही। सो ओके, एग्जैक्टली। अब ये क्वेश्चन ना लास्ट है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, इसमें मैं आपका बेसिकली स्पेशल मैसेज और एज पर योर एक्सपीरियंस एनी टिप्स फॉर ऑल दोस बिगनर्स जो बिल्कुल प्रोडक्ट बेस के लिए फोकस करना चाहते हैं या ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपने करियर को, तो उनको कौन सी सेट ऑफ स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज को टेक केयर करना है फ्रॉम डे वन, क्योंकि रिलीजेस बहुत फास्ट है यहाँ पे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली, अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में मैनुअल ऑटोमेशन, आई थिंक ये सारे जॉब टाइटल्स होते हैं, बट प्रोडक्ट बेस में यू आर द वन जो मैनुअल टेस्टर है, यू आर द वन जो फंक्शनल टेस्टर है, यू आर द वन हु इज ऑटोमेशन टेस्टर। सो मेक श्योर कि तुम जो करंट स्किल सेट है वो सारे अप टू डेट है। ओके। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनी में ये है कि तुम्हारे ऊपर ओनरशिप, तुम्हें खुद से प्रोएक्टिवली ओनरशिप लेनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए कोई ऑनसेट कोऑर्डिनेटर नहीं बैठा है जो तुम्हारे लिए डेटा निकाल के रहेगा। सो यू आर द वन जिसे तुम खुद नेविगेट करके खुद डेटा निकालना है। सो हम्म। वो टेक्निक स्ट्रेटजीज सीखो, और फिर द पाथ इज रियली इजी। देयर इज नो, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा तुम्हें अगर तुम ये नेविगेट कर पाओ। ट्रू, एंड थैंक यू सो मच अमृता फॉर ज्वाइनिंग। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के रिलीज प्लान के ऊपर बात करी है कि किस तरीके से टेस्टर को रोल प्ले करना चाहिए, बग्स आएंगे, यूजर फीडबैक को किस तरीके से इंपॉर्टेंस देनी है, और उसके अलावा हमने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन ये किया कि किस तरीके से एक एज अ रोल में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से डिफरेंशिएट होगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन अमृता फॉर ज्वाइनिंग, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू।